Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Muhammad Ahmed. And you're watching Film Gallery. Welcome back to new episode of Film Gallery. आज हम बड़े लश पश काले काले होके आए हैं जी हाँ क्या हुआ है? कैसा रहा अहमद आपका वीक? वीक ना पूछा करें। इस दफा आपको लंबा वीक मिला है। आपको हाँ। 7-8 ज़्यादा दिनों के बाद आए हैं ना? वैसे भी जनवरी भी बहुत लंबा था। आगे चले। नहीं, जनवरी इस दफा मुझे लगा कि यूं गुजर गया। दिसंबर लंबा था नहीं? व्हाट डू यू थिंक? आखिरी साल के कुछ महीने तो खत्म ही नहीं हो रहे थे, पिछले साल के, सॉरी। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, लेकिन चलो गुजर गए। अच्छा, आज अहमद, आज हम क्या करने वाले हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम अपने फेवरेट आर्टिस्ट को डेडिकेट कर रहे हैं अपना एपिसोड। बिल्कुल, फिल्म गैलरी, और उसका एक हम झलक देंगे जी, क्योंकि अब काम बहुत बड़ा है ना। ऐसा ही है ना? तो किसकी होने लगी है बात? चाहे मैं आपके मुंह तक जाते जाते खींच लेता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। आप बताएंगे मैं बताऊँ? आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आप पिछले एपिसोड में थोड़ा थोड़ा कह आए हैं। जी, ख्वाजा खुर्शीद अनवर। यस, लेकिन आज हम ख्वाजा खुर्शीद अनवर की बातें करेंगे, लेकिन उसको हम फिल्म गैलरी में कैसे इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं? फिर चाहे मुंह पे जा जाते पीछे रहेंगे। कोई बात नहीं। हाँ, आज हम बात करेंगे, वैसे तो उनके बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम होगी, उनके म्यूज़िक के बारे में। आज हम खास बात करेंगे उनकी डायरेक्शन के बारे में, जो उन्होंने एज डायरेक्टर फिल्मों के लिए की। जी, वो अच्छा, जो फिल्म एज डायरेक्टर उन्होंने की, हमारा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि गुज़िश्ता कुछ हम फिल्में देख के आए हैं, वैसे तो कंपैरिजन नहीं बनता, उनको कंपेयर किया जाए, क्योंकि उस वक्त पे सब एक मुझे से फील होता है कि जब आप एक प्रोसेस में होते हैं, कि उस टाइम पे सभी म्यूजिक डायरेक्टर उसी प्रोसेस में थे, जहाँ पे वो डायरेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके म्यूजिक भी बना रहे हैं, लिरिसिस्ट भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं डायरेक्टर के साथ। कहीं ना कहीं गुजरते वक्त के साथ ये जो एक कोऑर्डिनेशन है म्यूजिक डायरेक्टर की और डायरेक्टर की, वो हम जो हैं वो लैग कर रहे हैं और वो कहीं खो गई है। बिल्कुल ठीक है। लास्ट न सिर्फ अरसलान खो गई है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस का नहीं पता चल पा रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। और गाने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ गाने, जी, फिलर्स, बड़ा अच्छा आपका अट्रैक्ट हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए, उसके लिए यूज किए जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए, और लास्ट वीक जब लोगों ने इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझा भी, कि जब कमली भी आई, तो उसको जितना खूबसूरती के साथ डायरेक्टर ने बैठ के म्यूजिक डायरेक्टर के साथ जो एक कोऑर्डिनेशन की, बिल्कुल, वो फिर वो कोऑर्डिनेशन रंग भी लाई कि 6 के 6 गाने आपको लगे हुए हैं। कोई भी एक गाना आपको ऐसा नहीं है कि नापसंदीदा हो या नागवार गुजरा हो, या जो कहानी को साथ लेके ना चलता हो। एग्जैक्टली। और कैरेक्टर्स स्पेसिफिक। सो उस चीज़ को देखते हुए जब एक हमारे मुल्क का माया नाज म्यूजिक डायरेक्टर, और जिसको, जो मुझे लगता है उससे ज़्यादा फिल्मी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। व्हाट डू यू थिंक? ऐसा ही है। और फिल्म गैलरी अगर हम जब कर रहे हैं और उसमें ख्वाजा खुर्शीद अनवर ना हो, तो ये भी नहीं हो सकता। वो तो हमने पहली एपिसोड में भी उनको ले आए थे हम इंतज़ार के थ्रू। और उसमें अगर याद हो तो हमने कहा था कि ख्वाजा साहब का पाकिस्तान में आना और यहाँ पे काम करना हमारी खुशबख्ती है, पाकिस्तानी सिनेमा लवर्स की और व्यूअर्स एग्जैक्टली। मैं इधर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये एक ख्वाजा साहब का स्पेसिफिक ये एक एलपी है, एंड इट्स वेरी रेयर। इसमें घूंघट, हवेली, चिंगारी, इंतज़ार, ज़हरे इश्क और कोयल गाने हैं, और सलामे मोहब्बत का भी एक गाना है। ठीक है, लेकिन इसको शेयर करने की बात यह है कि इट्स वेरी रेयर, और रेयर इतना है कि इसकी कीमत कुछ वेबसाइट्स पे डॉलर्स में बहुत ज़्यादा है। तो जब डॉलर आजकल बढ़ रहा है तो मैं इसे बेच दूँ? क्या ख्याल है? क्या आप बहुत लाजवाब हो गए। ये आपको पूछना ही नहीं चाहिए था। एक तरफ हम अपने आप को कहते हैं कि हम आर्काइव कर रहे हैं, दूसरी नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मैं क्यों ये दिन लगा, बल्कि आज एक आर्काइव से रिलेटेड एक वाकया भी मैं सुनाऊंगा आपको। ये इसीलिए मैं लाजवाब हो गया कि जहां आप वो कर सकते हैं तो फिर ये तो मैं बेसिकली उसकी एक बेसिस क्रिएट कर रहा था। बिल्कुल, फिर तो इसलिए मैंने ये दिखाया भी कि ये हमारे पास एक रेयर साइन का एलपी है। सो मैं और अहमद ख्वाजा साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं। जो मेरा एक ख्वाजा साहब से लिंक जो बना, मैं ऐसे समझता हूँ कि अगर ख्वाजा साहब के गाने ब्लैक एंड वाइट के इतने फेमस ना होते, कि अगर हमने ना सुने हुए होते, या उनकी गूंज आज तक ना होती, तो हमारी जनरेशन या हम जैसे पागल लोग कभी उस ज़माने में जाते भी नहीं।
मेरा ख्याल है हाँ, ये बहुत बड़ी वजह है कि वो कहीं ना कहीं सुनी हुई धुनें वो देखे हुए उन गानों के ऊपर विजुअल्स क्यों वो आपको इंट्रीग करते हैं, क्योंकि तब हम तो उस दौर से नहीं ना हैं कि जब ये फिल्में सिनेमा में लगी होंगी और जो भी प्रोसेस उस जमाने में होगा। सो 40-50 साल बाद भी लोग अगर पीटीवी पे बैठ के उनको ट्रिब्यूट कर रहे हैं और कुछ गाने ऐसे जो आज भी फ्रेश हैं, तो क्या ही ऐसा दौर होगा उस वक्त। और मेरे ख्याल में कि हमें जो पुराने लॉलीवुड नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तानी सिनेमा कहना चाहिए, जो हमें चीज़ मुझे जो जिस एक इंसान ने पाकिस्तानी सिनेमा से जोड़ा, एक आर्टिस्ट जिसमें बात करूँ, मेरे नज़दीक वो ख्वाजा खुर्शीद अनवर है। बहुत सारों के लिए वही एक वजह बने हुए हैं। हाँ, और उनका काम एक तो फ्रेश, आप कह रहे हैं ना, फ्रेश तो है, लेकिन जो वो यूनिकनेस है ना, जो किसी के साथ उनका मैच ना करना है जी, वो उनके काम को अभी तक स्टैंड आउट किए हुए हैं। हाँ जी, और बाकी हम एक एक करके काम डिस्कस करेंगे। तो आज हमें बताएं कौन सी 3 फिल्में हैं जो एज डायरेक्टर ख्वाजा साहब ने की और जिसको हम आज एक डेडिकेशन कह लें, सो नहीं क्या कहेंगे उन्हें कि एक तोहफा, हाँ, या एक हमारा ट्रिब्यूट है उनकी फिल्मों की तरफ। बिल्कुल जी, कौन सी 3 फिल्में हैं अहमद, आप ही एक्सप्लेन करें। सबसे पहले तो घूंघट, ईयर वाइज देखे तो 1962, यस, अगेन अ ग्रेट ईयर फॉर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, बहुत बड़ा साल। या जी, और अब घूंघट को शुरू कर लें, पहले बाकी दो फिल्में बता दें। फिर 1964 में चिंगारी, यस, और फिर 1967 में हमराज। यस, सो ये 3 फिल्में हैं जो कि ख्वाजा साहब की एज डायरेक्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं घूंघट 1962, अगर हम टाइमलाइन के हिसाब से भी चलें तो जी। सो अहमद 1962 जैसे 1959 है या 1956 है, एक और जो माइलस्टोन ईयर आता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, एंड दैट इज 1962। बिल्कुल, बहुत बड़ा मुकाबला सख्त, बहुत बड़े बड़े सितारे, शमीम आरा आ चुकी हैं, नैरन सुल्ताना सहेली के बाद एक बड़ा उभरता हुआ नाम चुकी हैं, मसरूर नज़ीर जा रही हैं और अपने करियर को खैर बात कह रही हैं, और बहुत बड़ी परफॉर्मेंस के साथ और अवार्ड्स के साथ कह रही हैं। और पंजाबी सिनेमा भी थोड़ा एम्पावर हो गया, मतलब लाइक आपको नगमा भी एक झलकी आएगी, ठीक है, फिर उसके बाद फिर दोस्त भी। हाँ, और इसमें मैं फिर एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ये भी हमारी खुशबख्ती कि मलिका तरन्नुम नूरजहां ने इजाज़ साहब के साथ शादी के बाद गाने को एज प्लेबैक सिंगर कंटिन्यू करना चाहा, या इजाज़त ली और उनको मिल गई, कुछ भी हो सकता था। तो ये 62 से फिर वो आगाज़ हुआ था जो टूटा था 1959 में कहीं। जी जी, तो ये भी उसी हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो 1962 में अहमद कौन सी बड़ी फिल्में हैं जिनके हम मुकाबले की भी बातें कर रहे हैं, तो अगर हम हमारे ऑडियंस को बताएं तो पहले तो शहीद, ठीक है, बिगेस्ट मूवी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, और अजरा, ओके, बंजारन, ओके, घूंघट, उसके अलावा चौधरी पंजाबी की जहाँ बात हो रही है, पंजाबी की, और चिराग जलता रहा, जिसको बड़ी तारीखी हैसियत हासिल है, और भी कुछ हैं, बट 1962 बहुत बड़ा साल था, ऐसा ही है। मतलब आपको मौसीकार बिल्कुल, जिससे मैडम ने फिर सिंगिंग का आगाज भी किया। शहीद भी थी, शहीद हम डिस्कस कर चुके। सो अब एक ऐसी फिल्म आई कि जो कि तसव्वुराती थी, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि बड़ी इमेजिनेटिव सी मूवी है और बड़ी फैंटेसी, और इसके बारे में कहा जाता है ये तसव्वुराती फिल्म थी जो कि गुलाम मोहम्मद की एक नावल जो शीज़ा से उन्होंने ली थी जी, ख्वाजा साहब ने जी, और कहानी फिर इन्होंने खुद से हाँ जी। और एक वो जो इस चीज़ की सबसे खूबसूरत बात है वो ये कि ये हमारी वो फिल्म है जो कि ऑस्कर्स के लिए भी गई हुई है। आप देखें, ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को बात नहीं पता होती कि जैसे हर साल हम एक ऑस्कर सबमिशन भेजते हैं। सो घूंघट ऑस्कर सबमिशन के लिए भी गई थी 1962 में। सो उस हवाले से भी एक बहुत बड़ी फिल्म है। फिल्म की स्टोरी हम बताते हैं कि स्टोरी जो है एक बड़ी इमेजिनेटिव सी स्टोरी है कि एक राइटर को अपने ही एक लिखे करैक्टर से प्यार हो जाता है जी, और वो हर औरत में उसी करैक्टर को ढूंढता है जी। और आगे जो अगर ये फिल्म ऐसी है कि अगर हम उसको आपको बता देंगे तो मेरे ख्याल में आप लोगों का मज़ा जो है वो स्पॉइल हो जाएगा। इट्स अ वेरी सस्पेंस। हाँ, इसमें सस्पेंस है और इस कहानी की और इसके म्यूजिक की एमन ने मेरा सस्पेंस तोड़ दिया था, लेकिन पहले ही देखने से पहले ही बता दूं मैं आपको। मुझे लगा शायद आप उन लोगों में से हैं जो पहले ये देख लेते हैं कि क्या काजल शाहरुख खान की गाड़ी पे चढ़ गई थी, अगर चढ़ी है तो फिर मैं फिल्म देखूंगा। तो मुझे लगा आपको मैं बता दूं थोड़ा सा ताकि आप काजल चढ़ गई थी। हाँ, तो इसका नाम मैंने ले लिया, लेकिन मैंने फिर बाद में फिल्म ऐसे देखी
कि जैसे मुझे स्टोरी का नहीं पता, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया। यही महारत होती है। मैं तो आज भी देखता हूँ तो मैं समझता हूँ मुझे स्टोरी का नहीं पता। मुझे स्टोरी का नहीं पता। और इसके अलावा इसकी खूबसूरत बात ये है कि इसको अगर आप आज के दौर में भी देखेंगे ना, तो आपको उस दौर, जो हम अक्सर बात करते हैं ना कि जब आप उस दौर की फिल्में देखते हैं तो आपने रिलेट करके देखनी होती है उस दौर के हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन इस फिल्म को आप फ्रेशली देख सकते हैं, मतलब आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेवल ऑफ एक्टिंग, लेवल ऑफ डायरेक्शन, इवन आर्ट डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, जिसके जो इसकी जान है फिल्म की, एडिटिंग में ख्वाजा साहब, जब हम एक एक डिपार्टमेंट की बात करेंगे, एडिटिंग तो वो बहुत उसको लेते थे बड़ा डिटेल में जी। सो फिल्म की कास्ट में कौन कौन है शामिल? फिर चाय रह गई। नहीं, मैं चाय पी आज मैं चाय का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ अहमद की। जी अहमद, कास्ट संतोष कुमार जी, नैया सुल्ताना, यस, नीलो, माय फेवरेट नीलो। अकॉर्डिंग टू मी नीलो इससे ज़्यादा प्यारी कभी किसी फिल्म में नहीं लगी। जरका है, बट जरका लोगों के लिए एक नीलो की बहुत बड़ी फिल्म होती है, बट आई फील लाइक जो नीलो इसमें है ना, वो जो एक मसाला है ना नीलो का, वो फिर शायद कभी कोई और डायरेक्टर उस टाइम पे एक्सप्लोर ना कर पाता। हसन तारिक ने किया बंजारन में वो इसी साल, हाँ, क्योंकि बन रही थी ना जी ये नीलो को कैरेक्टर्स मिलना शुरू हो चुके। इवन दामन में भी वो नीलो का ऐसे ही कैरेक्टर था, वो जो वहीद मुराद के साथ था ना मेरे ख्याल में। तो वो एक कह लें कि एक ऐसा फ्लेवर थी जो कि उस फिल्म घूंघट के अंदर खासकर काम किया उसने, कि एक तरफ एक ऐसी हीरोइन है, आप देखें, जो मिस्ट्री है, हाँ, और उसको करती हुई बैलेंस, दूसरी तरफ ये एक फ्लेवर थी फिल्म के अंदर। और बट आई फील लाइक कि जो एक उस फिल्म में इमेजिनेशन को, एक वो जो एक कैरेक्टर जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ था पूर्बन की रानी उषा रानी का, उसकी जो एक वो जो एक क्या कह ले, उसका एक फैक्टर था ना वो वाला, कि उसमें एक मिस्ट्री वाला फैक्टर, उस कैरेक्टर, उस मिस्ट्री को कहीं ना कहीं नीलो के कैरेक्टर से जोड़ा हुआ भी था, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर था वो एक चलो हम थोड़े से स्पॉइल कर देते हैं, वो एक ड्रग डीलर थी बेसिकली जी, ठीक है। और वो जो चीज़ें, जो हरकतें, वो जो एक उषा रानी की चल रही थी, कि वो एक आती है, वो रूह आती है, मतलब ठीक है। सो वो उस चीज़ों को उसकी आड़ में खेल के वो बहुत सारी चीज़ें कर रही थी। बिल्कुल। सो जब वो कहते हैं ना कि जब वो गाना आता है कि पहेली, जब गाना आता है, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँगा कि उससे पहले वो एक बिल्टअप कर रहे होते हैं उषा रानी का। कहाँ जाओगे राही? बिल्कुल पता है। और उस कहानी को वो आ कहते कि मैं हूँ एक पहेली, कि छोड़ के दुनिया के हंगामे बन फिरूं अकेली। मैं हूँ एक पहेली, छोड़ के दुनिया। आई फील लाइक कि बहुत बड़ा गाना है। 1962 में आया, मैंने पहली दफ़ा सुना 2022 में। मुझे लगता था कि इसी साल का ही गाना है। आप देखें ना, ये मेरे लिए ये गाना बहुत बड़ा है, और आपको मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मुझे गाना दिया है। द थिंग इज़ कि इसके जो लिरिक्स हैं वो मेरी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते थे। अरसलानिश वो है, इट्स वेरी अरसलानिश सॉन्ग, कि जब वो कहती है कि प्यार नज़र में, जहर लबों पे, मुझसे बचे दिल वाला, एक गले में फंदा डालूं, एक गले में माला। ये देख लें, इतने खतरनाक बंदे के साथ में बैठा हुआ हूँ। So yes, so पहेली is one of my favorite song. अच्छा, गाना फिल्म में जब आता है, आप थोड़ी भूख होती है उस गाने की, बिल्कुल भूख खत्म नहीं होता जब वो गाना, वो जाती भी है ना करते हुए, उस भूख को खत्म करते हुए फिर उन्होंने बैकग्राउंड में वो जो उसका एक छोटा सा नहीन नियाज़ी का पीस यूज किया है, और वो नई बात थी। वो मैं चाहता हूँ यहाँ पर हम चलाएं। जी बिल्कुल। वो बड़ा खूबसूरत, वो जो हॉन्टेड सीन है। कभी मैं कहता हूँ, मैं इस बारे में अक्सर कहता हूँ कि वो एक जो पीस है, अगर मुझे अच्छी साउंड में कभी मिल जाए, वो आप कभी पहाड़ों में जाके सुने। और वो उस टाइम उन्होंने पहाड़ों की ही रिफ्लेक्शन की हुई थी स्क्रीन के ऊपर। सो आप तो गायब हो जाए, बल्कि आपने वो एक्सपीरियंस भी किया, आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, वो फिर थोड़ा सा हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा उस तरह से। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि आज भी अगर आप ये फिल्म देखें और इसका म्यूज़िक सुने, तो आपको, या ये फिल्म ऑस्कर के लिए चुनी गई थी, इसको ये कहना भी जो है ना कम होगा कि आप देखेंगे तो पता चलेगा।
हाँ जी, इसका असर कुछ और है, ठीक है ना। इसका जो तासुर है ना इस पूरी फिल्म का और इसके म्यूजिक का, इसके बैकग्राउंड का, इसकी सिनेमेटोग्राफी का, कैरेक्टर्स की मूवमेंट का, कैरेक्टर्स के अंदर जो एक ड्राइविंग फैक्टर होता है। मैं एक और बात बताऊं, जो इधर वो जो स्क्रीन प्ले का वो जो फ्लो है ना, वो बड़ा कट टू कट है, कट टू कट है कि अभी उसने उसको देखा, फिर उधर उसने देखा, फिर वो उधर गया, फिर नहीं अभी ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है। वो जो चीजें चल रही है ना, वो बड़ी डायनामिकली चल रही हैं, उसमें कोई मैकेनिकल या कुछ जबरदस्ती पैदा नहीं की गई। और ऐसे भी किरदारों में जो केमिस्ट्री भी थी, यानी कि उसके लिए तो वो जो उषा रानी है, जो वो ढूंढ रहा है उसको, उसकी वो जो एक ढूंढने की एक जो शिद्दत है और वो जो एक जुनून है, वो संतोष कुमार ने बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन के थ्रू किया है। बट आई फील लाइक बहुत खूबसूरत। इसके अलावा और क्या बात करेंगे हम? और नैयर सुल्ताना की बात एक्चुअली इसके घूंघट में मैं बहुत फैल जाऊंगा। मेरा ख्याल रोकना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा मुझे मेरा ख्याल हम फैल चुके हैं ऑलरेडी। मेरे लिए जो सबसे बड़ी कशिश थी इस फिल्म की, बाय द वे ये फिल्म मैंने बहुत अपनी अर्ली एज में देखी, जिसमें कि मुझे नहीं सेंस थी कि लेकिन वो म्यूजिक क्या है उसका असर मुझे रहा, हाँ आज तक है। तो मुझे वो बहुत खूबसूरत लगी नैयर सुल्ताना जी। मैं कहता हूँ कि एक बार हमारी ये बात भी हो रही थी कि उस ज़माने में कोई भी और अदाकारा इस कैरेक्टर के लिए मुझे लगता है कि शायद अगर होती तो मुझे पर्सनली ये फिल्म इतनी अच्छी ना लगती। You're right। वो जो एक सादगी थी ना उषा रानी की, वो और वो जो मोतियों के फूल और वो साड़ी वगैरह, वो नैयर सुल्ताना से बेहतर उस जमाने में कोई और रिप्लेसमेंट ना होती। हाँ, You're right। उसके अलावा भी जो कैरेक्टर का एक शिफ्ट था ना कि वो जब ये धार अब हम नहीं कर सकते, तो उस तरह जब आ जाती है ये उषा रानी बनती हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं था कि वो लगे कि उषा रानी ने तो पहले जैसे आज होता है, अगर कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है पुलिस का तो उसको डांस भी आता है, हाँ उसको ये भी आता है, उसको वो भी आता है। तो जो चीज़ें उसने सीखी हुई हैं कि वो स्विमिंग में अच्छी है, तो वो उसका यूज भी है, उसको उन्होंने कहानी में लिंक भी डाला है। और उस चीज को उन्होंने बिल्टअप यकदम नहीं किया, जैसे आजकल हमारी स्टोरीज में एंड में पता लगता है, जब आप क्वेश्चन करने शुरू कर देते कि अच्छा ये ऐसा था तो ये कैसे कर सकती है, तब वो उसका जवाब आता है फिल्म के अंदर जी। नहीं, इसके अलावा भी अगर आप जब संतोष कुमार का रिश्ता भी आता है जी, तो वो उसके अखबार की एक बात बताता है कि उसके अखबार में न्यूज़ आई, और इट मीन्स कि वो पहले से बिल्टअप कर चुके थे स्विमिंग वाली चीज़ का। सो इतनी बारीकी आज की फिल्मों में नज़र नहीं आती, ठीक है, जो उस टाइम पे लोग बैठ के, आजकल के तो हम कहेंगे कि तो ग्रेजुएटेड फिल्म मेकर है ना, पढ़ के आए हैं, पढ़ के आके भी इतनी लेयर्स नहीं पता होती, और उस जमाने में वो अपने शौक से करते थे। बिल्कुल, और उसी के कॉन्ट्रास्ट में फिर उनका वो डांस करना, और डांस भी एक ऐसे अंदाज में करना कि उसमें वो भोलपन भी हो। आर यू टॉकिंग अबाउट छुन छुन छुन? जी, मेरी पायल की धुन। पायल मेरी रे बिना पिया गाए तेरे गुण। आ जाएं आप तो, हाँ। अच्छा, हम दोनों का ना एक फेवरेट गाना है जो कि इस फिल्म में हम दोनों ऑपोजिट चलते हैं। आई लव पहेली एंड आई लव छुन 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 जी, मतलब जो हैपनिंग गाने हैं उनमें जी। तो अहमद आज अब फिर बता दें क्यों पसंद है आपको ये गाना? एक तो ये कि ख्वाजा साहब एज कंपोजर भी जब काम करते हैं ना, तो अपनी हर फिल्म के अंदर एक गाने को ज़रूर इतना मार्जिन देते हैं कि जिसमें वो एक्सपेरिमेंट कर सकें या खेल सकें। तो इस फिल्म में उन्होंने इस गाने के साथ प्ले किया, और एक तो ये गाना, बाकी गाने मैडम नूरजहां के हैं और नाहिद न्याजी के हैं, हाँ। एक ही गाना गाया नसीम बेगम ने, और इसमें वो जो साज का रुकना और बजना है, और वो बैकग्राउंड में हल्की चिड़ियों की, सॉरी मैं आपको यहाँ पे कट करता हूँ, नसीम बेगम की बात हो रही है। सो नसीम बेगम 1962 में एक बहुत बड़ा नाम थी, बेशक। उस बेवफा का शहर है उस टाइम पे आ चुका था, और उस बेवफा का शहर मुझे लगता है कि नसीम बेगम का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। और उनका पहले गाना ही बहुत बड़ा था, बट आई फील लाइक कि जिस चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा मकबूलियत दी होगी, वो 1962 नसीम बेगम के लिए भी बहुत एक बड़ा साल है। लेकिन बड़ा काम, बड़ा नाम तो सहेली से सामने आ चुका था ना जी जी जी। लेकिन मुझे आई फील लाइक कि वो जो गाना है उस बेवफा का शहर है, वो तो खैर आर्टिस्टिकली बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, हाँ जी। उसको तो हम एक और कैटेगरी में रखते हैं, इस तरह के गानों को। एक गाना नसीम बेगम का छुन 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 ऐड किया गया, और उसके बारे में अहमद कह रहे थे, सॉरी आपकी बात कर दी। हाँ, उसमें एक तो उनका डांस, मुझे उस गाने की जो हर बात है वो पसंद है, जैसा कि उसकी एडिटिंग। अब आप देखें कि ऐसा दौर है कि जिसमें आप
डिजिटल कैमराज नहीं हैं, आप नहीं देख सकते कि क्या वो लड़की जब सीन हमारा कट हो रहा था वो फॉग में स्मोक में चली गई थी। हाँ, ठीक है। हाँ। और क्या जब ये कट लगेगा तो लगेगा कि हाँ उसकी नज़रों से ओझल हो गई है। हाँ। हर कट में आपको नजर आता है वो जी। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसीलिए इस फिल्म को सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड भी मिला। ठीक है, क्योंकि उसकी आंख इतनी तेज थी। आप देखें कि जो उस ज़माने में शायद किसी ने पता नहीं नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन क्योंकि अगर मैं बताऊं तो ख्वाजा साहब को एज डायरेक्टर इतना एक्नॉलेज नहीं किया कंपैरेटिवली, क्योंकि उनका काम बिल्कुल भी कमर्शियल नहीं था, बिल्कुल भी कमर्शियल नहीं था और यूनिक था जी। तो और वो समझ नहीं आता था उस दौर में लोगों को। उस दौर में मंटो वाला सीन है। हाँ, उस दौर में नहीं समझ आ रहा था। तो इस तरह की डिटेल्स के ऊपर काम करना बियॉन्ड इम्पॉसिबल लगता है इवन आज भी अगर हम सोचें तो। अच्छा, चुन चुन की जो मुझे बात, वैसे इट्स नॉट माय फेवरेट सॉन्ग, मैं बड़ा वोकल हूँ अपनी पसंद नापसंद को लेके, आपको पता है ये बात। बट आई लाइक अबाउट चुन चुन इज वो जो सिंगल कट में फुटवर्क है। मतलब वो एक बेसिकली वो उसको ना अगर आप फिल्म देखी हो तो भी बड़ा मजा आता है। वो बेसिकली उसको अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है, बट मतलब अपनी कैरेक्टर का, और वो क्योंकि मिस्ट्री है वो फिर गायब भी होनी होती है। सो वो आती है और फिर वो गायब हो जाती है। अब जो पीछे साउंड चल रहा है ना वो ऐसे बंद नहीं होता, वो भी ग्रेजुअली जाता है कि जैसे जैसे वो दूर जा रही है तो म्यूजिक भी दूर से आ रहा है। पायल की छंद पहले आराम 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 से, तो ये साउंड डिजाइन अब नहीं कोई देखता, अब डायरेक्ट डाल देते, नहीं देखता। फिर उसके बाद अच्छा, वो जो मैं सिंगल शॉट की बात कर रहा था कि जब वो जाती है अब कैमरा पैन करता है तो वो एक और फ्रेम से निकलती है। ठीक है, तो वो जो चीज थी वो वाकई यूनिक थी उस जमाने में। और साथ उसके स्मोक का प्ले, ठीक है। अभी तो स्मोक छोड़ देते हैं कि ये भी आ जाओ, लेकिन ये नहीं पता होता कि उसका यूज किस हिसाब से हम कर रहे हैं। यस, सो उस हवाले से ये गाना बहुत खूबसूरत है और कानों को भला लगता है। यस, कि आप वो जो उसका रुकना है और दोबारा से बजना है वो इसको और भी यूनिक बनाता है। और अरसलान अगर इसको आप सिर्फ ऑडियो में सुने ना, हाँ, वो एक अलग से ट्रीट है। अच्छा, मुझे बताएं ऑडियो में भी इसके वो ब्रेक्स आते हैं? हाँ, लेकिन कंपैरेटिवली कम। अच्छा, एक और खूबसूरत बात बताऊं जी, जब वो ब्रेक आता है ना तो आपको बैकग्राउंड में पपिंदे कह रहा था, पपीहे की आवाज भी आती है, चहचहाहट आ रही है, तो वो बड़ा खूबसूरत उन्होंने साउंड डिजाइन किया था उस सॉन्ग वही ना, वो पूरा एस्टेब्लिश करता है। देखिए सारी चीजें मिलती हैं तो एक चीज बनती है, इसमें कोई एक भी चीज। मेरा थोड़ा जो एतराज था ना वो डांस से था, लेकिन वो डांस आपने मुझे कई दफा कह रहा हूँ ना कि वो एक स्विमर है और वो डांस में उसके यही एक हो सकती थी अदा। यस। अच्छा, नाउ कम्स टू कोई आए पे एंड पे जाएं या अभी ही कर जाएं? देखिए जैसे आपको बेहतर लगता है। अभी कर लें। अभी नसीम बेगम हो गई, नहीं नियाज़ी भी हो गई और अब फिर नूर जहाँ पे आते हैं। ठीक है, सो आ जाए जी कोई आए पे। तो कोई आए तो मैं कहता हूँ कि मैं तो रोने लग जाऊंगा गाने के बारे में बात करके। एक तरफ इस फिल्म के गाने हैं जहाँ पे हमने नसीम बेगम के और नाहिद नियाज़ी की बात कर ली, वहाँ पे एक और भी ऐड करते जाएं। एक गाना मेहदी हसन साहब ने भी गाया था, तो वो भी एक। अच्छा, कोई आए से पहले करने रहेंगे, उससे पहले एक और डिस्कस कर लूँ मेहदी हसन का। जी, गम के फसाने। जी। ओए होए होए, गम के फसाने। वो आपने उधर भी नहीं डिस्कस किया था जब हम कर रहे थे फिल्म, बट क्योंकि तब हम जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम नियर सुल्ताना को फोकस कर रहे थे। बट दैट सॉन्ग इज वेरी हॉन्टिंग। एग्जैक्टली, इट्स वेरी हॉन्टिंग। और वो जो जिस तरह से संतोष कुमार ने किया है और जिस तरह से वो जो उनका क्या नाम है, वो जो आगा तालिश जो उनकी अम्मी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, बब्बो बेगम, और उन्होंने जो वो उसमें अपने बेटे की सारी कैफियत बताते हुए पीछे वो गाना बैकग्राउंड में चल रहा है, क्योंकि वो साथ वाले कमरे में बैठ के गा रहा है, और वो फ्रेम्स और वो मूवमेंट देखी है। ओफ, वो ख्वाजा साहब का ही काम, कॉन्टिन्यूटी कि वो जो बेसिकली उनके साथ उनके घर की एक वो भी होती है ना, वो जो डिस्कस कर रही होती है, वो जा रही होती है और जब मुड़ते हैं तो वो एग्जैक्ट ऐसे लगता है कैमरा वहीं से मुड़ा है। वो कॉन्टिन्यूटी अब नहीं होती। हाँ, तो गम के फसाने और आप जो कह रहे थे वो दो गाना, मुझको आवाज दे तू कहाँ है, आवाज दे तू कहाँ है, वो तो मतलब इस म्यूजिक में कुछ है ऐसा कि आप बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको ना मैं आपने तो कई दफ़ा मेरा वो एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, कोई आए जब चलता है तो मुझे गूज बम्स हो जाते हैं।
आपने कई दफा पर्सनली भी देखा हुआ वो आपको मेरा क्या कहना चाहिए, हिंदी में कहते हैं श्नाप लगा है क्योंकि वो आप बात बताएं। इंतजार और कोयल का म्यूजिक कहते थे ख्वाजा साहब का, तो मैं हमेशा कहता था अच्छा कंपैरिजन नहीं है यहाँ पे, कंपैरिजन नहीं, लेकिन मैंने एक्सप्लोर नहीं किया हर आर्टिस्ट का एक पीक होता है और वो उसके चाहने वालों के हिसाब से होता है, तो मैंने वो एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। आपने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ था। तो मैं कहता था असलान जिस दिन आप घूंघट, चिंगारी का, हवेली का और हमराज का म्यूजिक सुनेंगे ना, इनमें से 3 तो ख्वाजा साहब की डायरेक्शन में ही बनी है जी, उस दिन आपको पता चलेगा कि जो ख्वाजा साहब का मैडम के साथ एक वो कॉम्बो था, हाँ, वो किस पीक पर गया है। यस यस। तो घूंघट उसकी बिल्कुल एक ऐसी मिसाल है कि मिसाल है उसकी मिसाल है। सो यस, कोई आए में जो मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा हॉन्ट करती है वो पीछे क्वायर है, वो जो उन्होंने क्वायर का यूज़ किया है पीछे ख़वातीन की आवाज़ का, वो चीज़ उनका खासा थी। हाँ, वो हम आगे हमराज में भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इधर जो वो क्वायर था ना वो बहुत ज़्यादा, और फिर वो एक जब गाना एंड होने लगता है और पीछे से आवाज़ें आती हैं कभी तो दिन आएंगे, वो आपको बहुत भावुक कर देती सो मेरा उस गाने के साथ मैंने एक्चुअली वो गाना एक दफ़ा रात के 4-5 बजे का वक्त था और आई वॉज वेरी लाइक किसी और ही जोन में मैं बैठा हुआ था और मैंने पहली दफ़ा वो गाना सुना था एंड फिर उसके बाद ये भी लास्ट ईयर ही था, क्राइड लाइक लास्ट ईयर था ना है जी, लास्ट ईयर की बात है। मुझे घूंघट लास्ट ईयर ही लगी है, उससे पहले तक तो मैंने देखी भी नहीं थी सो और फिर ऐसी कह लें कि कंडीशन या स्टेट के बाद जब मैं असलान को अगले दिन या अगली बार मिलता हूँ तो मेरे लिए बहुत एक वो होता है, मज़े का दिन होता है वो कि उसमें उन दिनों हम नैयर सुल्ताना की एडिटिंग कर रहे थे, वापस जाने का मेरे पास एक वो मिल जाता है कि क्यों मैं कहता था इसका म्यूजिक, तो मुझे अच्छा लगा कि जो बात मैंने कही वो उसी बंदे पे असर हुई। हाँ, और अच्छा अब मैं बात करूँगा इधर वो जो शॉट जिस तरह हुआ है, वो जो पहाड़ों का इस्तेमाल करके बिल्कुल वो जो कैमरा पहाड़ों से होता हुआ नैयर सुल्ताना पे आता है एंड में, तो वहाँ पे आई फील लाइक कि जब वो जो एक मूवमेंट कैमरा की है तो आपको लगता है कि आप उस पहाड़ों में खड़े हैं। आई फील लाइक ब्लैक एंड वाइट में इतना ज़्यादा पोटेंशियल कि आप वहीं पहुंच जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि आपको लगे या तो ये स्टोरी आपकी है या आप सामने खड़े होकर के देख रहे हैं। यस यस यस। और आज के ज़माने में ऐसा बड़ा कम होता है, लेकिन जब होता है तो आप इस फ़र्क को महसूस कर सकेंगे। यस। सो हमने बात कर ली कोई आए की, अब हम बात करते हैं पल पल मेरा जी घबराए। जी, क्या कहेंगे? नूरजहां गाना। हाँ, नूरजहां। Yes. नूरजहां वाले गाने तो अलग कहानी है ना। अच्छा, कोई आए की एक बात मेरी बताना भूल गई, आपको वो पता है वो जो एक पॉइंट पे पहाड़ों में अकेली बैठ के एक उनका मोनोलॉग, वो एक सिर्फ लड़कियों की आवाज़ चल रही होती है और वो अकेली बैठी होती हैं, वो ख्वाजा साहब ने कितना खूबसूरत यूज़ किया था एज बैकग्राउंड स्कोर, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल एको में। वो भी मैंने कहा था इधर डिस्कस कर जाए। अच्छा खैर, अब आप जाते हैं पल पल मेरा जी घबराए पे। अहमद, यस बताएं। बहुत खूबसूरत। कतील शिफाई जी, क्या कहेंगे आप? मैं आई थिंक ये गाना इस फिल्म का मुझे मेरे नज़दीक ये गाना और वो जो तुम में हमें करार था। नहीं, कभी हम भी तो कभी तुम भी आशना तुम्हें याद हो सॉरी गलत कह गया। कभी तुमको हमसे भी प्यार था। सो ये जो दो गाने मुझे लगता है ये पोइट्री वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। इनके लिरिक्स बहुत हैवी हैं, मतलब आप उनको रिलेट भी करते हैं। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तो आप आज तक यूज़ हो रहा है किसी ना किसी यस यस यस। और जहाँ हम पोइट्री की बात कर रहे हैं तो फैज़ अहमद फैज़ का नाम ना लें तो ये कैसा हो सकता है। एक गाना सिर्फ इस फिल्म के लिए वो रिक्वायर्ड था कि वो लड़की हिंदी वर्ड्स में या उस एक तर्ज में गाना गा रही है, उसके बोल ऐसे होने चाहिए। तो फैज़ साहब से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा, ख्वाजा साहब ने कहा कि मुझे आप ही लिख कर दें। और बाय द वे बताता चलो, दोनों की बड़ी अच्छी एक वो हम असर भी रहे और दोस्त भी रहे जी, ख्वाजा साहब, और दोनों को शायरी से म्यूज़िक से बहुत बेहद लगाव था। फैज़ अहमद फैज़ जी, फैज़ अहमद फैज़। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसे उन्होंने लिखा और कहा कि ये बन गया इसका मुखड़ा सा। हाँ जी। तो कहते हैं तुम यूज़ कर लो, लेकिन चाहो तो मेरा नाम ना देना। ओके ओके। लेकिन उन्होंने फिल्म में इनका नाम दिया हुआ है। तो ये एक गाना जो है, कौन जो मेरे पिया को ढूंढ के लाओ। मेरे पिया को ढूंढ के लाओ सखी।
ओके। जाने कहाँ वो खो गए, हाँ, किस बैरन के हो गए, इसके बहुत लफ्ज़ बहुत खूबसूरत है इसके। यस, वो मुझे भी बहुत पसंद है वो गाना। सो गाने तो मुझे इस फिल्म के सारे पसंद हैं, सारे पसंद सारे। कोई बात रह गई हो अहमद रिगार्डिंग घूंघट? गाने तो हो गए डिस्कस। एक पॉइंट है वो मैं बाद में करूँगा डिस्कस, वो किसी फिल्म के साथ कंट्रास्ट में आएगा। हाँ। आगे ओके। थोड़ी सी आर्काइवल दिखा दें। जी। एक तो मेरे पास जो घूंघट से रिलेटेड मेरी खुशकिस्मती समझ लें नहीं मिलता घूंघट का ईपी। जी, इस पे घूंघट का पोस्टर नहीं है, डिफरेंट स्टार्स हैं, लेकिन 4 गाने इसमें हैं। कभी तुम भी हमसे थे आशना, कोई ना जाने कब आए, मुझको आवाज़ दे, मेहदी हसन वाला, और मेरे पिया को ढूंढ के लाओ सखी। ये हमारे पास घूंघट का वो है। एक मेरे पास मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, मुझे कभी मिला नहीं, लेकिन मैंने उसको प्रिंट करा के अपनी दीवार वाला जो लगाया वो है घूंघट का ये वाला पोस्टर। तो नहीं आ रही, होप नज़र आ रहा हो, ठीक है। सो ये हो गया। इसके अलावा कुछ हमारे पास निगार की चीज़ें हैं, उनको हम गाए बगाए वक्त ज़रूरत यूज़ करेंगे, अभी हम उसको यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम भी थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा घूंघट का कोई बात रह गई हो तो आगे चलें, ठीक है। सो नेक्स्ट मूवी इज़, बाय द वे घूंघट को 4 निगार अवार्ड मिले थे। ओके, ये बता दें कौन कौन से? जी, एक तो बेस्ट एक्टर का जो आप कह रहे थे कि उसकी खोज काबिल दीद थी संतोष कुमार की, इसके लिए उनको बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला निगार। उसके अलावा फिल्म को म्यूज़िक का और सिनेमेटोग्राफी का और चौथा आई थिंक एडिटिंग का। ओके, लिरिसिस्ट का होगा मेरे ख्याल में। नहीं, लिरिसिस्ट का वो ले गए थे मुनीर नियाज़ी, एडिटिंग का था फॉर शहीद, एडिटिंग का था। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि 2 टेक्निकल डिपार्टमेंट को अवार्ड मिला है, ठीक है। तो वो टेक्निकली कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। बैकग्राउंड स्कोर आई थिंक उस जमाने में होता नहीं था, तो शायद उसको ज़रूर देना चाहिए था। कि मुझे लगता है कि वो ख्वाजा साहब को फिर, क्योंकि वो एक पूरा पैकेज बन गए थे अपनी एक फिल्म से, तो कुछ चीज़ें फिर ये भी होता है कि अच्छा ये तो इनके हाथ की जो है अच्छा वो होता ही है ना, कुछ लोग अच्छा करते हैं ना, फिर उनसे एक्सपेक्टेशन बाकी लोगों से उनके अच्छे से भी ज़्यादा होती है। ऐसा ही है, ठीक है। सो आई थिंक मूविंग ऑन टू चिंगारी जी। चिंगारी का मेरा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है दैट इज कली कली मंडलाए भवरा। सेम हियर। पूरी दुनिया का आई थिंक चिंगारी का एक्सपोजर इज जस्ट कली कली मंडलाए भवरा। आई फील लाइक हमारी जनरेशन। और ये उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का इंट्रोडक्शन बनता है जो मैडम के फैन नहीं भी हैं, उनको मैडम का ये गाना ज़रूर पता होगा। और शमीम आरा के जो फैंस हैं उनको ज़रूर पता है कि शमीम आरा का ये गाना है। हाँ, तो कली कली मंडलाए का इतना ज़्यादा वो है और बहुत बड़ा गाना है। ख्वाजा साहब का जो खासा था म्यूज़िक कंपोज़र, उसमें वो जो उन्होंने भंवरे किसी आवाज़ एक क्रिएट की है ना, और यही एक्सपेरिमेंटेशन उनके काम को अलग थलग करती है और आज तक भी वो यूनिकनेस उनकी कायम है, इसी वजह से कि वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के साथ इस तरह की आवाज़ें और साज पैदा किया करते थे। वो चाहे गूंज है पहाड़ों में किसी चीज़ की, या कोई परिंदे के चहचहाने की, या इवन इनफैक्ट हम घूंघट में बात डिस्कस नहीं कर पाए कि उधर भी जो आउटडोर गाने हैं उनकी अपनी फील है, जो इंडोर है उनकी अगली फील है। जैसे हम उधर वो गाना डिस्कस करना भूल गए, चाहे बोलो या ना बोलो। चाहे बोलो या ना बोलो मैं तो पिया तिहार। मुझे ना म्यूजिक ज्यादा पावरफुल है ना, तो याद है क्या करूं। तो चाहे बोलो या ना बोलो, उसका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वो जो उन्होंने बड़ा वो यूज किया हुआ है, घड़े की आवाज थी है ना उसमें। सो वो उन्होंने इंडोर अलग रखे, आउटडोर अलग रखे, तो वो बड़ा मजेदार एक वो इस मामले में ख्वाजा साहब बड़े क्लियर थे कि क्या साज कहाँ कब बजेगा और उसका क्या तासुर होगा। सो चिंगारी अहमद कास्ट, डायरेक्टर तो हमें पता है ख्वाजा खुर्शीद अनवर, स्क्रीन प्ले भी उन्होंने लिखा है संतोष कुमार, हाँ जी, शमीम आरा, इजाज दुरानी, दीबा, और बाकी जो मतलब छोटे मोटे वो जो साइड एक्टर्स होते हैं वो थे। तो चिंगारी की क्या चीज़ ऐसी है जो चिंगारी को भी एक यूनिक मूवी बनाती है? ओवर टू यू अहमद। एक तो ये कि ख्वाजा साहब मुझे लगता है कि जो फिल्में उन्होंने शायद आई थिंक क्योंकि प्रोड्यूसर भी थे वो खुद, तो उन्होंने शायद एज डायरेक्टर किसी को हायर करना चाहा हो, मेटाफोरिकली कह रहा हूँ मैं,
तो उन्हें लगा हो कि इसमें उस डायरेक्टर को स्कोप नहीं नज़र आ रहा तो मैं खुद कर लूँ। वो एक ये पॉइंट था कि उनकी हर अप्रोच हर फिल्म को डायरेक्ट करने की बहुत डिफरेंट थी। उसमें एक ऐसी चीज़ थी कि जिसको दूसरा कोई डायरेक्टर उस पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाता जी। तो इसमें उन्होंने रखी कि कॉन्ट्रास्ट डेवलप किया ईस्ट और वेस्ट के कल्चर का। हाँ, दैट्स द ब्यूटी ऑफ चिंगारी इज कि चिंगारी एक सोशल फिल्म है। सोशल क्या बोलेंगे इसे, सोशल रोमांटिक म्यूजिकल, या बेसिकली मुझे ऐसे फील होता है कि चिंगारी में रोमांटिसिज्म का एलिमेंट उतना हैवी नहीं है जितना उसका मैसेज खुद बहुत बड़ा है। जो उन्होंने वेस्ट और ईस्ट को करके दिखाना था और उस पूरी की स्टोरी को वो बिल्ड करना था और कैरेक्टर्स को भी उस तरह से ही लिखा गया। आई फील लाइक कि डायरेक्टर्स बड़े गहरे लिखे गए हैं चिंगारी के, कि जैसे वो देख नहीं सकते संतोष कुमार और उनके पीछे ना देखने की एक पूरी जर्नी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट कनेक्ट करना चाहूँगा जो अगर ख्वाजा साहब के की उनकी डायरेक्शन के और उनके म्यूज़िक के की एलिमेंट्स की बात की जाए तो उसमें एक पॉइंट तो ये है कि उनकी फिल्म्स में कोई कैरेक्टर ऐसा स्पेशल क्वालिटी के साथ होगा कि जिसका सहारा वो म्यूज़िक के थ्रू या और किसी लैंग्वेज के थ्रू लेंगे। ठीक है, एग्रीड। हाँ, ये बात हम इंतज़ार में भी कह चुके हैं क्योंकि उस फिल्म के वो प्रोड्यूसर भी थे, तो अप्रोच कहीं ना कहीं वही थी कि म्यूज़िकली फिल्म को कैसे, क्योंकि वो म्यूज़िक में डूबे हुए इंसान थे और जो अपने लिए उन्होंने फिल्में डायरेक्ट भी की, उसमें म्यूज़िक का बहुत बड़ा हाथ है। और उसमें कहीं ना कहीं आपको म्यूज़िक का एक मुझे नोट किया है कि अगर म्यूज़िकल फिल्म है तो वो जो किरदार है वो म्यूज़िकल हैं। हाँ, आपने पहले कहा ना, तो वो किरदार म्यूज़िकल हैं। उसके लिए अगर वो फैंसी लुकिंग नहीं है, ग्लैमरस लुकिंग नहीं है बहुत ज़्यादा, तो वो म्यूज़िक की ज़बान उनको आगे बढ़ा जाती है। इधर मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँगा कि अगर चिंगारी का म्यूज़िक, अगर मैं मेरी वैसे इतनी म्यूज़िक नॉलेज नहीं है, जो यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट भी अक्सर लोग बैठे होते हैं, वो मतलब जो लोग म्यूज़िक को अच्छी तरह से समझते हैं, वो ये कहते हैं कि चिंगारी का म्यूज़िक इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट म्यूज़िक टू मेक है। क्योंकि प्रॉब्लम है कि संतोष कुमार एक सिंगर प्ले कर रहे हैं, ठीक है, अब सिंगर से एक्सपेक्टेशन रागों की ही होगी। बिल्कुल, आपको मेरी बात समझ आई है? सो उन्होंने फिर उनके लिए जो गाने भी लिखे तो वो बड़े कह लीजिए कि सख्त या मुश्किल राग है, जिसमें मैं इधर स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा कि वो जो मैडम नूरजहां का भी एक गाना है, क्योंकि वो जो शमीम आ रहे हैं वो भी म्यूज़िक सीखना चाहती हैं, तो इधर डिस्कस ज़रूर होगा। दिल की बात बताएं। हाँ, दिल की बात बताएं किसको हम। बहुत खूबसूरत गाना है और वो उस गाने की आप स्टोरी सुनाए ना ज़रा। एक बार हम उसको थोड़ा टच कर चुके हैं, लेकिन अगेन वही बात के एक्सपेरिमेंटेशन म्यूज़िक के अंदर वो ख्वाजा साहब की इस फिल्म के अंदर इस गाने में थी। हाँ, उसमें मुझे जो ये बात जो हमने हिस्ट्री भी पढ़ी और उसमें हमने देखा कि उसमें वो जो एक बांसुरी का साज बजता है, वो वाला, वो बड़ा, वो मियाँ की तोड़ी जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि उस राग के ऊपर फिल्मी गाने बनाना बहुत मुश्किल है। और अगर जब हम ढूंढते भी हैं तो हमें दो ही गाने मिलते हैं, एक जो है वो ये है दिल की बात बताएं, और दूसरा वो इंतज़ार में हम उस टाइम पे डिस्कस कर चुके थे। लेकिन दिल की बात बताएं में जो एक ख़ास बात ये भी है, ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट हिज म्यूज़िक, कि वो जो बांसुरी भी जो बजाई है वो उस ज़माने का एक बहुत बड़ा बांसुरी बजाने वाला आर्टिस्ट था। नाम मुझे अभी याद नहीं है, मेरी हाफजा बहुत कमज़ोर है। नहीं भाई सफाई चट नहीं हूँ मैं, ठीक है, लेकिन द प्रॉब्लम, सॉरी, जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि वो इतना परफेक्शनिस्ट इंसान था कि उसने बांसुरी बजाने के लिए किसी आम आर्टिस्ट को भी नहीं खड़ा किया, अपने एक गाने के लिए उसने एक एक्सपर्ट ही बुलाया। सो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने इस गाने में किया था। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं थे। और वो गाना सुने आप, वो गाना ऐसा है कि आप गाड़ी में सुने, आउटडोर सुने, शोर में सुने, खामोशी में, रात में सुने, दिन में सुने, वो गाना आपको चीर के गुजर जाता है अंदर। इतना उसमें असर है। हाँ, वो थोड़ा आपको सैड कर देता है फिर। हाँ, इतना असर है। ये दिल की बात बताएं की भी बात हो गई। बात करते हैं एक और गाने की जो कि आपका बहुत फेवरेट है। मुझे लगता है कि वो इस फिल्म का ज़्यादा बड़ा एक्सपेरिमेंट था, एक डुएट बिटवीन मलिका तरन्नुम और साथ में सलीम रज़ा, मेरे फेवरेट मेल प्लेबैक सिंगर हैं।
डुएट्स हमारे पास बहुत कम रहे हैं अगर हम अपनी हिस्ट्री और ख्वाजा साहब की ये बात हम पहले भी किसी प्रोग्राम में कह चुके हैं, ख्वाजा साहब के डुएट्स कम हैं, सोलो डुएट्स पे अगर देखूं भी ना हमारी डुएट्स वैसे भी बड़े कम हैं। हाँ, हमारा डुएट वाला म्यूजिक नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है इसमें डुएट्स बहुत कम है। व्हाट डू यू थिंक? कह सकते हैं, लेकिन यह कि उन्हीं म्यूजिक डायरेक्टर्स ने आगे जाके फिर ज़्यादा डुएट्स कंपोज किए हैं। ख्वाजा साहब ने कम किए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से एक फिल्म में एक करते थे यूजुअली, तो वो उसका एक असर होता था। इस फिल्म में एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो जो बिनाई की स्टोरी है ना, वो वहाँ पे एक पीक पर होती है। और आप गाना देखें तो आप ये भूल जाते हैं कि शमीम आरा जैसी अदाकारा जो स्क्रीन के ऊपर हसीन तरीन आती है, वो कर क्या रही है आपके ऊपर, उस गाने की वो जो म्यूज़िकल लैंग्वेज है वो इतनी हावी हो जाती है। एक ही जगह पे वो एक बैठे हुए हैं और सीढ़ियों पे। अच्छा, मार्जिन नहीं है, मार्जिन नहीं है इतना उसमें कि उसको फैलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन उन्होंने एक ही जगह में सारा गाना शूट किया। यस, यू आर राइट। एक ही फ्रेम के अंदर फ्रंटल रहते हुए उन्होंने जो कंटिन्यूटी के कट्स भी जोड़े हैं वो भी बड़े खूबसूरत हैं। और दोनों अपने कैरेक्टर रेलेवेंट लाइंस बोलते हैं। मुझे जो दिल की वो सॉरी एक दिल ने कही एक दिल ने सुनी की बात पसंद, मुझे उसके अंतरे बहुत अच्छे लगते हैं। एक दिल ने कही एक दिल ने सुनी चुप। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आप कोई थोड़ा सा कह दें लाइंस उसकी। हाँ, हम प्यार का गम हंस हंस के सहें, हम प्यार का गम हंस हंस के सहें। हाँ, रोएं मगर आंसू न बहें, रोएं भी अगर आंसू न बहें। क्या बात है। बहुत प्यारी बात, बहुत खूबसूरत। सो अब हम थोड़ा सा इधर चलवा भी देंगे। हाँ। सो एक दिल ने कही एक दिल ने सुनी। जब मैंने फर्स्ट टाइम चिंगारी का, क्योंकि मैंने ये फिल्में लास्ट ईयर देखी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा अपनी ऑडियंस के साथ, मैंने ये फिल्में सारी लास्ट ईयर देखी हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ थ्रो बैक थर्सडे। ये वो गाना था चिंगारी का जो मैंने पहली बार सुना और मैंने कहा कि हम क्यों जिंदगी भर कली कली मंडलाए तक ही रुके हुए हैं। ठीक है, हालांकि वो भी एक बहुत बड़ा गाना है, नो डाउट, एक वो भी एक राग बेस गाना है, लेकिन असल मजा तो कोई और है। और आप बाकी गाने देखें ना, आजा पास मेरे, आजा पास मेरे, यस, गम की लंबी। आप मैडम की आवाज़ देखें, जो लोग ये कह के बरी हो जाते हैं ना कि भाई मैडम की आवाज़ में तो बड़ा एक्सप्रेशन था, वो गाने में सांस कहाँ लेती थी, वो असल में आप सुन के देखें तो आपको पता चले कि सांस लेना कितना दुश्वार हो जाता है जब आप ख्वाजा साहब का गाना गा रहे होते हैं। और सीधा और आपने सिंगल कट में गाना है, ये भी आपने गाना है, ठीक है। और वो जो मैडम भी कहती है ना कि वो मुझे समझ गए थे, उसके हिसाब से गवाते थे, तो पोटेंशियल पता था। हाँ, वो नज़र आता है कि अच्छा ये इतना अच्छा गाती है तो फिर इसको एक ही जहाँ तक मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ वहाँ तक ये सुर में गाए, और वो गाती हैं जी, ये बात। और उसके अलावा अच्छा मुझे जब मैंने, आप जैसे कली कली की बात कर रहे थे, कली कली मेरा पहला इंट्रो था इस फिल्म के साथ बचपन से। सबका है? हाँ, सबका है। हाँ। तो मुझे बाद में जब मैंने इसके म्यूज़िक को फर्दर एक्सप्लोर किया, मूवी देखी, बार बार देखी, तो एक गाना और भी है, मैं तो कर कर बिनती हार चली। क्योंकि उनकी सिचुएशन बड़ी खूबसूरत है, वो भी आप फिल्म देखें तो आपको पता चलेगा कि वो कहाँ पे, अब वो अपने महबूब को जो उसकी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहती थी वो ला चुकी है। अब वो चेंज के बाद फर्दर चेंज उसने अपने आप को खुद कर लिया है, अब वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उसमें ये गाना बड़ा खूबसूरत। अच्छा, एक और चीज़, घूंघट की तो बात होगी, इधर भी मैं करना चाहूँगा, ये जो गाने हैं ये इंडिविजुअली सुनने में बहुत मज़ेदार हैं, बहुत खूबसूरत, लेकिन जब ये सिचुएशन के साथ जुड़ते हैं फिल्म में, जैसे कली कली की मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ कि मुझे कली कली मंडलाए भवरा की सिचुएशन बहुत पसंद है कि वो उसको आंखें आ जाती हैं और वो लड़कियों को छेड़ रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। शमीम आरा उसके लिए गाने गाती है कि कली कली मंडेला, तो यही वो सिचुएशन है ना कि जब अनफोल्ड होती है तो फिर वो फिर वो कर बिनती हार गई, जब उसे रोक नहीं पा रही उस चीज से। तो आप देखें, कुर्बानी का भी जज्बा देखें ना कि क्या। यस यस, वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ शमीम आरा, आई फील लाइक चिंगारी इज वन ऑफ हर बेस्ट वर्क। ऑल्सो हमराज तो आगे आने वाली है ना। हमराज में तो फिर मुझे लगता है हमराज में भी मैं यूं हो जाऊंगा, हौश पौश। अच्छा असलान, एक गाना मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो शायद हमारे ऑडियंस जो ख्वाजा साहब या मैडम के बहुत करीब हैं वो बता सकें हमें। ऑडियो में मेरे पास है, और क्योंकि इधर चलवा सकते हैं हम, थोड़ा सा ऑडियो में चलवा देंगे हम, ठीक है। तो उसका मेल वर्जन उन्होंने यूज़ किया है
चिंगारी में। चिंगारी में जिंदगी तुझको पुकारे आ, जी, बोलती नैया लगे किनारे आ, उसका मेरे पास मैडम नूरजहां वाला वर्जन है। अब मैंने म्यूजिक को जितना क्लोजली सुना है ना, तो मुझे लगा है कि वो घूंघट में यूज़ किया है उन्होंने, लेकिन घूंघट में कहीं आता नहीं आता ना। हाँ। लेकिन वो घूंघट के कैरेक्टर्स के हिसाब से मुझे वो मुकम्मल लगता है। ओके। लेकिन ना वो चिंगारी में है ना वो घूंघट में, उसका मेल वर्जन सलीम रज़ा की आवाज़ में चिंगारी में है। ठीक है। इसी तरह एक और गाना भी है दोनों में जो किसी हिसाब से कॉमन है, जो मेल का भी है, आजा पास मेरे, आजा पास मेरे। हाँ। यस यस यस। लेकिन उसका जो मेल वर्जन है वो शायद घूंघट के लिए बनाया गया था, जी, है ना जी। तो ये इधर टाइप हो गया। हाँ, वो उस जमाने में ये होता था मेरे तो ख्याल में। ये गाना बहुत खूबसूरत था। आपने अगर घूंघट और चिंगारी के अंदर है ना अभी आप म्यूजिक में, तो ये गाना भी मैं आपको ऑडियो में शेयर करूंगा, सुनिएगा। जिंदगी तुझको पुकारे आ, यहाँ पे चला देंगे। ठीक है। डोलती नैया लगे किनारे आ, लगे किनारे आ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आप मुझे बताइएगा ये गाना किस फिल्म का लगता है। ओके, अच्छा, वन थिंग आई लव अबाउट चिंगारी इज करेक्टर ऑफ इजाज, है ना। आई फील लाइक कि इजाज का एक्टिंग, एजाज दुरानी साहब का एक्टिंग पोटेंशियल, मैं हमेशा ये बात करता हूँ जब हम फिल्म की बात कर रहे होते हैं तो मेन जो होता है वो डायरेक्टर होता है जी। एक एक्टर अच्छा काम कर सकता है तो वो एक्टर है, ठीक है, उससे करवाया नहीं जा रहा, इसमें एक्टर का कसूर नहीं है, नहीं, ठीक है, वो करवाने वाले का कसूर है। सो एजाज दुरानी साहब ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिंग उन्होंने दिखाई। अजरा है हमारे पास, शहीद है, और भी कई फिल्में हैं, मतलब अभी जरका है, आप ही रांझा है, आप करते जाएंगे, खत्म नहीं होगी, दोस्ती है। लेकिन आई फील लाइक कि जो उनका उस टाइम का मैक्सिमम पोटेंशियल था ना, जी हाँ, वो उन्होंने चिंगारी में निकाला था। वो जो टैक्सी ड्राइवर वाला, वो पूरा एक प्लॉट सेपरेट एक बंदे की बेसिस पे चलाना जिसका मेन प्लॉट से कुछ बहुत ज्यादा लिंक नहीं है और आप उसके साथ उतने ही इन्वेस्टेड रहें, सो वो कहीं ना कहीं उस डायरेक्टर की ही एक कमाल होगी जो उन्होंने। और आम हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। और मुझे उनका वो गाना बड़ा पसंद है, रोशनियों के शहर बता। हाँ। रोशनियों के शहर बता, वो उन्होंने बड़ा, वो जो एक, वो मैं कहता हूँ ना, वेस्ट और ईस्ट को जो इन्होंने वो एक कंट्रास्ट जो डेवलप किया था, वो उस गाने को बड़ा खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट करता है। और फिर उसके बाद वो बाहर खड़े होकर वो गाना गा रहा होता है और वो अंदर की जो सिचुएशन और जो कैमरा, मतलब म्यूजिक, उन्होंने वो डिस्को दिया हुआ है, गाना अलमिया है, गाना अलमिया है। सो ये देखें, ये भी ख्वाजा साहब के ही काम है। हाँ। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ख्वाजा साहब को उस ज़माने में, मैंने पहले भी कहा कि एक्नॉलेज नहीं किया जाता था। हाँ जी। लेकिन हम, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं बहुत सारे उनमें से हिंदी सिनेमा के भी करीब होंगे जी, तो इंडिया में जो गुरु दत्त को था ना, एक उस ज़माने में कहा जाता था कि इसका काम समझ नहीं आता हमें, या ये कुछ चीज़ें दिखाने में वो निकाल रहा था। हाँ, ठीक है। तो गुरु दत्त के साथ जो इंडियन सिनेमा ने किया, हिंदी सिनेमा ने, वो हमारे साथ यहाँ पाकिस्तान में ख्वाजा खुर्शीद अनवर के साथ था कि उस दौर के देखने वाले, सराहने वाले या क्रिटिक्स, वो कहते थे कि ये काम समझने वाला नहीं है। तो वो आज तक अब समझ आ रहा है, क्योंकि वो उस जमाने में दिमाग नहीं ना यूज करना चाहते। बिल्कुल, सीधी सीधी फिल्म। हाँ, तो उसमें जो मेन बात होती है ना, जो आप डायरेक्टर्स एक्टर होने की बात कर रहे थे, तो गुरुदत्त में भी यही क्वालिटी थी कि आप देखें, मीना कुमारी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, लेकिन जो उनकी फिल्मों में आई हैं ना, वो एक कहते हैं ना, जो आप कहते हैं किसी का पोटेंशियल मैक्सिमम यूज़ कर लेना, तो किसी को समझ के, तो ख्वाजा साहब में भी यही क्वालिटी थी कि किसी को गवाते हुए या परफॉर्म करवाते हुए उसका मैक्सिमम जान लेते थे। ओके, अवार्ड वाइज इस मूवी को बहुत ज़्यादा अवार्ड्स तो आई डोंट थिंक सो मिले हैं। नहीं, अवार्ड्स नहीं मिले। हाँ, लेकिन हम अगर कुछ और रह गया है चिंगारी से रिलेटेड डिस्कस करने वाला, कि मूव करें सहेलियों की तरफ। जी, कहाँ हो तुम सहेलियों? इतनी ठंडी सहेलियों क्यों कहा है आपने? मैं ओवरऑल ही मुझे लग रहा है ठंडा हूँ, क्योंकि वो घूंघट से शुरू हुआ ना, तो वो एक घूंघट ने आपको लगता है इमोशनली टच कर दिया है। हाँ, कई बातें इंसान कहना चाहता है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होते हैं ना, तो फिर आपको लगता है हम उसी शहर में बंद हैं। बिकॉज आई एम अ कम्प्लीटली म्यूजिक पर्सन, तो मैं तो, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी म्यूजिक है और मेरा कह लें कि ओके, चलो कोई नहीं। अच्छा चले, मुझे जो चीज़ हमराज की इंक्लूड करने के लिए सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड लगती है, अच्छा, आपने बड़ा प्यारा खूबसूरत फ्लेवर हमने तीनों डिस्कस किए हैं। वन इज़ अ रोमांटिक थ्रिलर, सेकंड इज़ अ सोशल रोमांटिक, एंड थर्ड वन इज़ अ थ्रिलर, प्रॉपर सस्पेंस थ्रिलर। बिल्कुल। और हमारे मेरे ना क्या देखने वाले हैं हमारे जाने वाले,
तो लास्ट ईयर अगर आप इके बस को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम भी फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कहाँ हो तुम सहेलियों को हमने बहुत ज़्यादा फैला के बात की है। तुम सहेलियों जी आपने भी शेयर किया म्यूजिक एलजी पे जिनियो पाकिस्तानी सिनेमा में, और शमीम आरा के एपिसोड में भी हमने बताया कि और पाकिस्तानी सिनेमा के किन गानों की किस तरह की कैटेगरी में फिर मैंने इसके बहुत ज़्यादा मीम्स भी शेयर किए, आपको पता होगा वो मैंने आपकी पार्टी तो मैंने सुना बहुत चला है, वो बड़ा चला था, वो एक मीम था बड़ा पार्टी से रिलेटेड। सो जो मुझे वो एक इंसान जो मैं जिसकी बात कर रहा था उसने मुझे स्पेसिफिकली मैसेज किया एंड ही सेड कि ये वो फिल्म थी जिसने बचपन में मुझे बहुत हॉन्ट किया है। और थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी मेमोरीज को दोबारा से जो है ना रिवाइव किया है। सो तो इट मीन्स कि उस ज़माने में ये फिल्म कितनी बड़ी होगी कि एक इंसान अपनी एक लेट एज में जाके कह रहा है कि तुमने मेरी इस फिल्म को रिवाइव किया है, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। भूल गई थी मुझे फिल्म का नाम, उन्हें फिल्म का नाम भी नहीं पता था, कैन यू इमेजिन। सो और आपने ये फिल्म कब देखी और कब ये म्यूजिक सुना? 2022 में मेरे कहने के बाद। अच्छा जी हमराज की कास्ट बताएं अहमद। हमराज की कास्ट में मोहम्मद अली, यस, और शमीम आरा जी, तारिक अजीज, इसके अलावा मीना शोरी, लहरी का कैरेक्टर बड़ा मजे, लहरी का कैरेक्टर बहुत मजे का है, तालिश भी थे, रंगीला भी थे। रंगीला का इतना प्यारा खूबसूरत कैरेक्टर था। अगेन वही बात कि ख्वाजा साहब को ये ढंग आता था कि किसको कहाँ कब यूज करना है, यही है जो आपको गिवन मटेरियल है, इसी के साथ आपने जो है ना लवाजमत यही रखते हुए लेकिन दूसरों से ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में कैसे पेश करना है। और यही एक अच्छे डायरेक्टर को, नॉट डायरेक्टर को, अच्छे डायरेक्टर को अच्छा डायरेक्टर बनाता है। ओके, जो चीज़ हाईलाइटेड है हमराज की वो है इसका शुरू के 10-15 मिनट। अगर आपने शुरू के 10-15 मिनट बैठ के फिल्म देख ली तो फिर फिल्म एंड करके ही उठेंगे आप। ऐसा ही है। इसके स्क्रीन प्ले में एक जो चीज़ वो पिछलों में भी है जो कि इसकी बहुत ज़्यादा है, वो एक वो मकनातीसियत जो है ना कि अच्छा अब क्या होगा, ये कौन सी शमीम आरा है, क्योंकि शमीम आरा इज प्लेइंग डबल रोल। और फिर आप एक पॉइंट पे आपको भी नहीं पता लगता कि ये शहजादी है या वो दूसरे वाली है, इनका नाम शहजादी होता है ना, बिल्कुल ठीक है। और ये चीज़ उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ, कम वसाइल के साथ उस टाइम पे कैसे अचीव की कि हमने स्क्रीन प्ले या कैमरा मूवमेंट ऐसे रखनी है कि आप जो देखने वाली ऑडियंस है वो कंफ्यूज हो जाए। सो इस चीज़ पे बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ख्वाजा साहब और उनकी टीम को। और जो यूनिक क्वालिटीज़ की मैं बात कर रहा था ना ख्वाजा साहब के काम में, वो इंतजार में भी थी कि डबल रोल था, कोई स्पेशल क्वालिटी होगी एक ह्यूमन लेवल पे, इसमें भी वो डबल रोल था। और एक और जो चीज़ मुझे इसकी बहुत ज़्यादा पसंद है वो है इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, वन ऑफ द बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर बाय ख्वाजा खुर्शीद अहमद। औरों में भी हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन अच्छों में ज़्यादा अच्छा जो है वो आई फील लाइक के हमराज का। और अगेन सिनेमाटोग्राफी, क्योंकि सस्पेंस फिल्म्स के अंदर उनका लाइटिंग का, सिनेमाटोग्राफी का, बैकग्राउंड म्यूजिक का ही हाथ होता है। अभी यही बात कहने लगा था मैं कि जो सस्पेंस फिल्म होती है ना उसमें सारा हाथ ही मुझे लगता है कि बैकग्राउंड स्कोर का होता है। बिल्कुल। और उस ज़माने में जब आपको आपके हम असर लोगों में ये कंपटीशन नहीं मिल रहा तो आपने क्या अप्रोच रखी होगी कि आप अपना ही कंपटीशन बना लें। हाँ, सो आई फील लाइक कि उस फिल्म में एक और कैरेक्टर जो सबसे ज़्यादा हावी है वो बैकग्राउंड स्कोर ही है, क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर भी एक कैरेक्टर है इस फिल्म में जो ख्वाजा साहब ने एज कैरेक्टर यूज़ किया है। नाउ कम्स टू शमीम आराज। हाँ, खूबसूरती म्यूज़िक डायरेक्टर और डायरेक्टर की ये चेक करें कि जो गाने शमीम आरा जो चुलबुली वाली ने गाने हैं, जी हाँ, उनकी फील ही कोई और है। वो जो है ना जो वादा करो वो डिफरेंट है, ठीक है। जबकि उसके बरक्स वादा करो इज अ आउटडोर सॉन्ग, फिर उस वाली शमीम आरा को भी एक आउटडोर सॉन्ग दिया हुआ है एंड दैट इज जाने कल तलक तेरी हयात हो ना हो। आई रियली वॉन्ट कि ये गाना अगर आप एपिसोड के यहाँ तक पहुँच गए हैं ज़रूर 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 आप जाके सुने, जिस तरह आपने हमें प्यार दिया था उस गाने में, नींद के गाने में काफ़ी प्यार दिया था। उन्होंने कहा कि हमने ये गाना नहीं सुना, क्यों उदास हो रहे हो शाम की तरह। तो आप लोग ज़रूर आज जाएं और जाके ये गाना ज़रूर सुने।
इसकी असल समझ आपको तब आएगी जब इस गाने को समझेंगे, इसके लिरिक्स को समझेंगे कि मेरा जो भी गम है आज मेरे साथ है। और असल बात ये है कि पहले आप थोड़ा सा कैरेक्टर को और डिफाइन कर दें ताकि मुझे ये गानों को एक्सप्लेन करना आसान हो जाए। अच्छा, एक जो होती है वो आइसोलेटेड होती है और एक जो होती है वो प्रॉपर लाइक वो थोड़ी एडवांस होती है और वो बड़ी सेल्फ अवेयर होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ होती है, उसके अपने राइट एंड रॉन्ग का पता होता है, दूसरी दबी हुई होती है। ठीक है, सो उसको देखते हुए लिरिक्स भी लिखे गए हैं कि ये वाली इश्मी मारा के लिए और ये वाली इश्मी मारा के लिए। सो वादा करो और जाने कल तलक। जाने कल तलक के बारे में कुछ कहेंगे? जाने कल तलक में आप देखें कि उसके लिरिक्स को देखें ना तो वो क्या कहानी कह रहे हैं। जाने कल तलक तेरी हयात हो ना हो, झूम ले। तो वो एक सेलिब्रेट भी करना चाह रहा है इस पॉइंट के ऊपर जहां उसको नो होप्स वाला एक पॉइंट है। तो मैडम की गायकी का और ख्वाजा साहब की कॉम्पोजिशन का कमाल देखें कि जब वो कहती है ना झूम ले, वो जो एक सम आता है ना झूम ले, उसमें सेलिब्रेशन का एलिमेंट है। झूम ले हल्का सा वो एक जो खुद से ही एक खुशी मनाने का सा होता है ना एक एक्सप्रेशन, वो है, वो नहीं हो सकता, नहीं हो ही नहीं सकता। इतने सैड गाने के अंदर उन्होंने वो सम में वो जो है ना लाके उसको एक क्वेश्चन मार्क बना दिया। अच्छा, वो गाना आपको ना इमोशनली भी रोलर कोस्टर है। हाँ है। अब कभी आपको लगता है कि ओह ये तो बड़ा पॉइंट खुश वाला है, चलो फौरन नीचे आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। वो जो अंतरे में स्टॉप नहीं होता गाना जहाँ पे बिल्कुल जीरो पे चला जाता है म्यूजिक भी। बिल्कुल। क्या लाइन है? मेरा जो भी गम है आज तेरे साथ है, बेखबर जागने की रात है, कुछ ना कुछ अब हंसी अभी ये बात हो ना हो, नहीं कुछ ना कुछ हंसी नहीं, मेरा जो भी गम है आज तेरे साथ। चला लेंगे ना। मेरा जो भी गम है आज तेरे साथ है, बेखबर यही तो जागने की रात है, नेक्स्ट लाइन इज कुछ ना कुछ हंसी अभी ये बात चांद रात है। चांद रात है कि जब वो स्टॉप आता है ना वो आप कभी जाके वर्ड्स सुनना। जी हाँ। वो जो नो होप्स वाली बात कर रहा हूँ, हाँ, वो वही तो कर रहा हूँ कि गायकी में भी और कंपोजिशन में भी ख्वाजा साहब ने रखा हुआ है। और आउटडोर की बात हो गई दोनों की, इंडोर वाले पे आ जाएं। हाँ, मुझे ऐसे पिया का प्यार मिले, मुझे ऐसे पिया का प्यार मिले। एंड सेकंड वन इज बिगेस्ट सॉन्ग ऑफ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, सहेलियों का। आई फील लाइक जब सहेलियों ने कॉर्ड होगा मैडम रो पड़ी होंगी एंड में। वो गाने में रो ही रही हैं और फिर जब वो कहती है ना कि मैडम ही अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि कितनी आग होगी मेरे अंदर कि मैंने वो गाना गाया कि तुम सुन के रो पड़ी हो। हाँ। एक उनको फैन मिली ऐसी। तो वो आग असल में हमारे तक पहुंचती है। yes, और यही yes. एक अच्छे आर्ट का जादू होता है। yes, yes, yes. वो जो और इस फिल्म में भी एक्सपेरिमेंटेशन की अगर बात करें तो वैसे तो ख्वाजा साहब, लेकिन मुझे ऐसे पिया का प्यार मिले 2 साजों के ऊपर, ढोलक और सितार के ऊपर, yes. तो बना सकता है ऐसे गाना? नहीं। कितना खूबसूरत गाना, बहुत खूबसूरत। और उसकी भी वजह से सहेली साथ बैठी है, वो फुल उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। हाँ, वो नबीला है। जी 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 नबीला जो उधर उनका अलग से प्लॉट था ना छोटा सा। अच्छा, मुझे सहेलियों के बारे में बात करें। सहेलियों पे तो मुझे लगता है हम थीसिस लिख सकते हैं। सही बात है। जो वो उन्होंने सिनेमेटोग्राफी यूज किया है, म्यूजिकल आपने इतना मुश्किल नाम क्यों रखा हुआ है? अच्छा, उसकी भी एक जीनी ऑफ पाकिस्तान में क्यों नहीं कह सकते? जीनी ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा कह सकते हैं, लेकिन वो जो एक छोटा नाम मुझे रखना था वो म्यूजिकल रखना था। बाय द वे ये 2 वर्ड्स को मिला के मैंने एक बनाया है। और अगर इसके आप हैशटैग भी देखें तो मैंने ही पहली बार क्रिएट किया है, इससे पहले किसी ने इसको टच नहीं किया। म्यूजिक और नॉस्टैल्जिया, बिकॉज मेरे लिए म्यूजिक बड़ा नॉस्टैल्जिक एक चीज़ है। हाँ, तो उनको मिला के मैंने बनाया। म्यूजिक जीनी ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा पे भी सहेलियों पड़ा है, आप लोगों ने जरूर जाके देखना है। अच्छी क्वालिटी में है। अच्छा, सहेलियों के बारे में इधर मैंने एक और बात करनी थी। जो एक्सपेरिमेंट आप उस आउटडोर में कह रहे हैं, इंडोर में कह रहे हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट इंडोर का दूसरी वाली शमीमारा के लिए भी है, एंड दैट इज वो जो बैकग्राउंड गर्ल जो लड़कियां हैं उनका जो क्वायर है। हाँ। अब वो मसला ये है कि वो एक साइड पे खड़ी है, क्वायर पीछे से आ रहा है। बिल्कुल। और वो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो उन्होंने वैसे ही रखी है, वो जो लला लला रा, बिल्कुल ठीक है, वो जो उसमें आता है
वो एक तो बड़ा ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है। एंड सेकंड थिंग इज़ वो जो उसमें कैमरा पैन करता है, आई थिंक बेस्ट वर्क जो सिनेमेटोग्राफी की आप तो घूंघट कह रहे हैं, आई फील है कि हमराज सिनेमेटोग्राफिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पिछली 2 फिल्मों से। उसमें जिस तरह कैमरे को स्मूथली यूज़ किया गया है ना, इवन अगर आप आज जाने कल तलक तेरी हयात होना हो वाले को भी डिस्कस करें, वो जो कैमरा पाँव से शुरू होकर ऊपर जाता है और जो एक ही फ्रेम में खड़े खड़े आप डार्क टू लाइट और लाइट टू डार्क दिखाते हैं। हाँ ऐसा मुश्किल होता है ठीक है। फिर उसके बाद आप ब्लैक एंड वाइट मूवी बना रहे हैं जिसमें धुआं, वो जो मोमबत्ती वाला शॉट है, जो धुआं ऐसे जा रहा होता है, वो पूरा ट्रेवल करता है और पूरे गाने के उसके लय के साथ उसका चलना क्या कमाल है। मैं जल रही हूँ आज अपने आंसुओं की। और शमीमा आरा ने बड़ा अच्छा दोनों गानों को अलग अलग कैरी किया, जस्टिफाई किया, इंडोर भी आउटडोर भी जो भी है। सो ये 4 गाने हमने बड़े खूबसूरती के साथ कैरेक्टर ड्रिवन गाने थे ये दोनों ही। ठीक है, एक गाना है, एक वादा करो, हम कर चुके हैं डिस्कस, वादा करो आउटडोर वाला कर चुके हैं। अच्छा ठीक है, कोई गाना रह तो नहीं गया? और भी हैं इसके गाने? और भी हैं, लेकिन वो ऑडियंस खुद भी जाके थोड़े जाके देखें ना, फिल्म देखें तो फिर वो सुन लेंगे गाने। ये हंसी ये नाज़नी ये प्यार के। अच्छा थिंग इसकी मूवी सस्पेंस मूवी है, हम उसको बहुत ज़्यादा खोल नहीं सकते। लेकिन मुझे जो इस फिल्म में वही वाली बात मैं एक्स्ट्रा ऐड करूँगा, जो करेक्टर जिस तरह मैक्सिमम काम निकालना होता है, जैसे तालिश का और लहरी की भी आप बात करें, इवन तारिक अजीज़ एज वेल, मुझे इस फिल्म में मीना शोरी बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। हाँ, पता नहीं क्यों मुझे उनका करेक्टर इस्तेमाल देखे ना डायरेक्टर ने किस तरह से किया, इस्तेमाल की बात है सारा, कि कितना उसका स्पेस, कितना मार्जिन है। मुझे उसमें जो मीना शोरी के मुंह के ऊपर एक शैतानियत और मिस्ट्री मिक्स की हुई है ना, एक्सप्रेशन के मजाक के अलावा, हाँ। वो भी चलता फिरता वो ये वाली बात कि करेक्टर को डिफाइन करने के लिए डायलॉग्स की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बॉडी लैंग्वेज भी सब कह जाती है। बिल्कुल। और अगर आप यही बात जो असलान ने की है, अगर उस साल की बाकी फिल्में देखें 1967 में, तो शमीमा आरा की ही 2-3 बड़ी फिल्में, एक तो लाखों में एक दोराहा, बहुत बड़ी फिल्में हैं, उसमें शमीमा आरा किस तरह से पेश हुई हैं। हाँ, लाखों में एक में तो बिल्कुल डिफरेंट है, इंडियन थी ना उसमें। हाँ, तो पहाड़ी एक वो टच दिया रह जाती है यहाँ पे। तो उस तरफ दोराहा में और तरह का कैरेक्टर था वहीद मुराद के साथ। इसमें देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि किस डायरेक्टर ने क्या अप्रोच रखी, उनसे कितना बेहतरीन काम निकलवाने की। और इसमें कहा जाता है उनको कि शमीमा आरा ने अपनी बड़ी अदाकारा होने का सबूत दिया, 2 बहनों का रोल एक ही फिल्म में प्ले करते, और ये महारत की बात है। मुझे एक और भी चीज़ हमराज से रिलेटेड मेरा दुख है वो डिस्कस करना है। आप लोगों में से किसी के पास हमराज का ओरिजिनल पोस्टर है तो प्लीज़ शेयर कर दें। नहीं, मजाक के अलावा मुझे मेरा ये दुख है क्योंकि हमराज का पोस्टर नहीं मिलता ओरिजिनल, फैन मेड हैं सारे। ठीक है, मेरे ख्याल में हमने सारी बातें खत्म कर ली। हमराज की भी हो गई है ना? हमराज की भी। कोई बात जो उधर रह गई हो देख लें। नहीं, उधर तो कुछ भी ऐसा नहीं था। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, थोड़ी सी आर्काइव्स रह गई हैं मेरे ख्याल में। हमने ये चिंगारी की आर्काइव्स दिखाई थी ज़ुबैर? चिंगारी की नहीं दिखाई। अच्छा, चिंगारी और मैं हमराज की इकट्ठी दिखा देता हूँ। एक तो मेरे पास चिंगारी का ये है LP और ये बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी वही है जो हम सुनते हैं। जैसे इंतजार दिल की बात आप सुना देंगे आज मुझे? मैं आपको वापसी पे दिल की बात क्या, आपको कुछ दिल ने कही कुछ दिल ने सुनी भी सुना दो। दोनों सुना दीजिएगा, क्योंकि फिर 1 फरवरी आ चुकी है। मैं 1 दिन एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ उधार। अच्छा ठीक है, सो चिंगारी का LP सो गुड। इंतजार का नहीं अच्छा, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, उसको आप कहते हैं कि उसमें आपको वैरायटी मिलती है। एक जो चीज़ मुझे चिंगारी का पोस्टर जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक लगता है। आई रियली वांट टू शेयर इट बिल्कुल विद पीपल। बड़ा उन्होंने म्यूज़िक की वो जो लहरें देख रहे हैं कैसे जा रही हैं, सो ये बड़ा प्यारा है। ठीक है, और एक नीचे करना है, नीचे, ओके परफेक्ट। एक चीज़ वही वाले हमराज का जो हमारा रोना है कि हमराज की चीज़ें नहीं मिलती। हमराज का EP भी है, लेकिन आप मेला तो फिर भी लूट गए ना। इसमें एक बड़ी मज़ाया हमारे पास एक वाक्य है, मैं शेयर करना चाहता हूँ, इंडस्ट्री का वाक्य। जी हाँ। अच्छा, एक हमारे जहाँ से मैं LPs लेता हूँ वो बड़े मशहूर, उनका अपना पेज है, मैं वो नीचे टैग भी कर दूंगा। वो एक बड़े वेल नोन जाने माने नाम है। उन्होंने मुझे इनफैक्ट एक दिन फ़ोन कर कहा कि आप तो बड़े मशहूर हैं। मैंने कहा आपको कैसे पता लगा? कहते नहीं, आपको बहुत लोग जानते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। जो लोग आर्काइव्स इकट्ठे करते हैं हमारे शौक की वजह से जानते हैं, हमें खुशी होती है। हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनसे पूछा आपके पास हमराज
का EP है, तो उन्होंने कहा मेरे पास है, क्योंकि मुझे गाना सुनना था कहाँ हो तुम सहेलियों, ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत बुरी क्वालिटी में है, बेसिकली ना इसका सेंटर से जो हेड है ना वो टूटा हुआ है जी, ठीक है, और ये कहीं मिलता भी नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों से पता किया हुआ, लेकिन मैंने फिर भी इसको लेके रखा हुआ है। उन्होंने मुझे भेज दिया। अच्छा, ऐसा भेजा कि 4 दिन बाद उनको कॉल आई हमारे मुल्क के एक मशहूर टीवी एक्टर उस्मान मुख्तार की, तो वो भी पुराने गाने बड़े शौक से सुनते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनसे कहें कि वो वाला रिकॉर्ड मुझे दे दें। हाँ, तो मैंने कहा कि उसके अगेंस्ट कुछ ऑफर भी अच्छी थी। हाँ, बहुत अच्छी ऑफर्स थी, बहुत अच्छी ऑफर्स थी, लेकिन मैंने कहा लेकिन मैं इसका मकसद ये नहीं है कि मतलब कोई भी आके ले ले, ये एक आपकी अपनी पर्सनल, सही बात है, एक पोजेशन है या पर्सनल एक कलेक्शन है ये। हाँ, ये पता नहीं अजीब तरह का प्लेजर है ये। मैंने कोई ट्रेड, जैसे उनको इतनी वो है कि वो कुछ जितने मर्जी पैसे देने को तैयार हैं, सो इट मींस मेरे लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो एक ही छोटा सा वाक्य था, मैंने कहा मैं शेयर करूं। वैसे एक बात जी बताएं, ऑफ द कैमरा कर नहीं बताएं, नहीं वो बड़ी अजीब है। अच्छा चलो ठीक है। आई थिंक ये हमारी तीनों फिल्में कवर हो गई। थोड़े से हमारे कमेंट्स हैं पिछले वीक के, और उससे A few moments later. वापस आ गए हैं बहुत तबाहियां फेर के। सही बात है। मेरी आर्काइव्स गिर गई, वो देखने वालों का शनाख्त लगा हमें। अच्छा खैर कोई नहीं। कमेंट्स हमारे 2 पिछले एपिसोड के कुछ रह गए थे, ठीक है, क्योंकि और इस एपिसोड के भी कुछ हैं, तो क्विकली रैप अप कर लें, ठीक है, क्विकली हम कर लेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले तो हम आते हैं मुलाजट वाली पे। व्हाट डू यू थिंक? उसको भी यहाँ पे हम कैटर करेंगे, यही होगा ना? जी हाँ। कहाँ बैठे हैं आप? फिल्म गैलरी में? यस 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 जी। मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा मौला जट और एकदम से इधर से निकल। इट्स ओके। यही तो हमने करना है फिल्म गैलरी में, डिफरेंट एराज में घोलना फिरना है। अच्छा, एक टोटल आर्मी लाइव है, वो कहती हैं सुपर। सलमान ज़ीर कहते हैं सुपर शो, यू गाइज आर डूइंग इनक्रेडिबल वर्क। फिर उन्होंने कहा कि वो जो कन्फ्यूजन हमने क्रिएट की हुई थी कि मैं क्यों पुरानी वाली को, उन्होंने कहा कि कन्फ्यूजन क्लियर्ड। इसके बाद आबिद हसन हैं, वो कहते हैं ज़बरदस्त, गुड वर्क, खुश रहें हमेशा। अच्छा, इसके बाद हमारे एक कुछ मेरे कमेंट्स रह गए थे अंजुमन वाले शो के। ईमान गुजर कहते हैं अंजुमन इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी फिल्म एक्ट्रेस, अंजुमन इज़ अ नेम ऑफ एन एरा विच वी हैव एक्सपीरियंस। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिर जीनियस बडीज कहते हैं यू बोथ आर सिनेमा लवर्स एंड रियली अप्रिशिएट योर कंसिस्टेंट एफर्ट्स टू रिवाइव पाकिस्तानी लेजेंड्स। थैंक यू सो मच। टोटल आर्मी लाइव कहते हैं प्लीज नेक्स्ट ट्रिब्यूट शुड बी सुल्तान राही आफ्टर वाचिंग अंजुमन्स आइकॉनिक जर्नी, हाउ कुड वी फॉरगेट सुल्तान राही। जी अहमद, फरमाइश चाहिए फिल्म गैलरी में, क्यों नहीं? बहुत अच्छा। फिर वो कहते हैं पैथेटिक ट्रिब्यूट बाय लक स्टाइल, they didn't select iconic song, even if the camera angles and effects were removed from the dance Umayma, it would not have been watchable in real stage performance। ठीक कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा आप बाजिद राखी कैसे भूल गए, मेरा फेवरेट। अदर थिंग इज कि बाजिद राखी हमने शूट से पहले डिस्कस जरूर किया था, डिस्कस करना भूल गए, लेकिन कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं। अच्छा अक्सर रह जाते हैं, याद करा देते हैं। हाँ, ये मैंने बड़ा लिखा था कि हम डिस्कस करेंगे बाजिद राखी, अगर सिंगल गाना करना था तो बाजिद राखी कर लेते। वो अगर अंजुमन एक दौर का नाम है तो दौर हम एक एपिसोड उसके लिए नाकाफी है। हमने तो सिर्फ अभी लक स्टाइल के अगेंस्ट किया है, अंजुमन को तो अभी हमने छेड़ा भी नहीं है। ओके। एक और कमेंट है, वो कहते हैं यू लिवाइज गाइज हैव ग्रेट रिसर्च। यस। अच्छा, इसके बाद वो कहती हैं कि आज एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया कि आजकल मूवी एक्टर एक्ट्रेसेस क्यों स्टार सेलिब्रिटी नहीं लगते, क्योंकि इनकी जर्नी नहीं है, एक मूवी या इंस्टा फॉलोअर से स्टार बन गए हैं। क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि वो उन्होंने पूरा, हमने तो अंजुमन की पूरी जर्नी करके दिखाई ना। ये डिबेटेबल है, इसके ऊपर तो जितनी भी बात कर लें कम है। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट, खत्म हो गए। सो ये थे हमारे कुछ कमेंट्स क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हमें मज़ा आए। बिल्कुल, है ना, हमारे भी फिर कोई मोटिवेशन फैक्टर हो। अब हमें आइडियाज़ दें कि हम किस तरह का एपिसोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। हम मंथ में एक एपिसोड आपकी फरमाइश वाला किया करेंगे, क्या ख्याल है? बिल्कुल। लेकिन इस फॉर्मेट को जरूर ज़हन में रखें कि हम फिल्म की शुरू करके और कंक्लूड कर सकें। अच्छा, एक आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। थोड़ा क्लमजी भी हूँ ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मज़ीद और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम ख्वाजा खुर्शीद अनवर पे कर सकते हैं, बस द थिंग इसके वक्त बहुत कम होता है और मुकाबला बहुत सख्त होता है। बिल्कुल। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों को? इस वीक आप क्या लगा रहे हैं जिनी और पाकिस्तानी सिनेमा पे?
इस वीक थोड़ा सा निगोशिएट कर लेंगे। आपकी ख्वाहिश पे मैं पहेली लगाना चाहता हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश है क्योंकि वो मेरा गाना है। और आप क्या चाहते हैं? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि हम Why not go for चिंगारी? हमने चिंगारी अभी तक शेयर नहीं की। मैं दिल की बात करना चाह रहा था शेयर। दिल की बात करना चाह रहे हैं? बताएं कैसे? लेकिन आप जैसे कहेंगे। नहीं आपका भी कोई, मैं चाहता हूँ कि अगर आप डाल देंगे ना, नीलो की वो भी आई है, डेथ एनिवर्सरी भी आई है, तो वो एक छोटा सा ट्रिब्यूट भी हो जाएगा। बिल्कुल तो उस हवाले से नीलो हो जाएंगी। ऐसे ही। एंड आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। जितने भी गाने हमने डिस्कस किए हैं ना, आप लोगों ने ज़रूर जाके देखना है, फिर आपको हमारी बातें समझ आएंगी कि हम किस तरफ से आ रहे हैं जी, है ना। और अहमद का और मेरा इंस्टाग्राम लिंक्स आपको नीचे से मिल जाएंगे। अगर आपने कोई सवाल डायरेक्टली पूछने का, पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो एक बस इंस्टाग्राम पेज है उसको भी लाइक करें। और जो हमारा पाकिस्तानी सिनेमा के ऊपर भी हम जो है कनेक्ट करते हैं, हम अपने जो भी एपिसोड्स होते हैं ना उनको उस रेलेवेंट रहते हैं, हम भी प्रोसेस में उसी एक होते हैं। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और अहमद को दीजिए इजाज़त। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।